हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 26 जून 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो न्यूज़ है दैट इज बीजेपी बैक्स एनसीईआरटीज मूव टू इंक्लूड इमरजेंसी चैप्टर्स। सो इमरजेंसी का फेज जो 1975 में हमारा नेशन में हुआ है, तो वो जो फेज है उसको एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग they are they have introduced a section detailing about the national emergency topic in the class 9 textbooks। ठीक है, एंड उसमें टॉपिक रहा है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। So, formation and inclusion of such topic in the chapters as one of the major challenges in the democracy के तौर पे, जिसपे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हुआ है, प्रेस का सेंसरशिप एंड पॉलिटिकल अरेस्ट हुआ है। सो इसका इंक्लूजन बेस्ड ऑन द करेंट गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा बीजेपी गवर्नमेंट, उसका जो स्पोक्स पर्सन है सेजवाज पूनावाला, वो स्टेट किया है कि इसे हम मार्क कर सकते हैं एज द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री and it's necessary for inclusion of such topics in the CBSE CBSE NCERT syllabus so that generation can learn from it and it should not be repeated in any form. Okay. However, the opposition party are criticizing that it is basically a political move and political criticism वो लोग अपने साइड से प्लेस कर रहा है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड what is this emergency phase? This emergency phase was started in India from 25th June 1975 to 21st March 1977 under the Prime Minister Indira Gandhi, and it took for over 21 months। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, स्पेशली मेंस लुक से भी और प्रीलिम्स से। तो इसीलिए हम जानेंगे कि ये क्या फेज था, और ये फेज को ज़्यादातर मैक्सिमम हमारे बुक में अस इंटरनल डिस्टरबेंस बोल के बोला जाता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम के लिए हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि विच आर्टिकल प्रेसिडेंट के अंदर में ऐसे जनरली 3 पावर होता है ना, जहाँ पे वो डिक्लेरेशन इमरजेंसी डिक्लेरेशन कर सकता है। तो उसमें से ये आपका आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352 उसको जनरली हम लोग नेशनल इमरजेंसी, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, चाहे आपका इंटरनल डिस्टरबेंस हो सकता है या वार हो सकता है, तब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। तो उस समय में जो हमारा प्रेसिडेंट था ही वाज फरुखुद्दीन अली अहमद। सो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस कह के आर्टिकल 352 को अप्लाई किया है। ठीक है, सो इसके चलते पूरा सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट जो हो गया है आपका, जैसे कि नवनिर्माण मूवमेंट गुजरात में हुआ है, बिहार मूवमेंट जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल मूवमेंट माना जाता है, जिसको सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण, जिसको निकनेम हम लोग लोक नायक बोलता है, दे हैव स्टार्टेड दिस मूवमेंट। तो इसी में बेसिकली एक ऐसा पिटीशन फाइल करता है राज नायर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें ये कहा जाता है कि उसका राज्यसभा सीट इंदिरा गांधी का इनवैलिड है और उन्होंने उसमें करप्शन मीन्स यूज किया है टू विन द सीट। सो यही जजमेंट के चलते जब कोर्ट उसका इन फेवर में, यानी कि उसका सॉरी नॉट इन फेवर, उसका नॉन फेवरेबल वे में जब वो जजमेंट देता है, तो उसको उसका कुर्सी से यानी कि प्राइम मिनिस्टर का पद से रिजाइन करने के लिए बोलता है। तब जाके ये पॉलिटिकल अनरेस्ट पूरा 1975 में एवरीवेयर देखने को मिलता है। तो इसी के चलते एक इंटरनल डिस्टरबेंस का सिचुएशन राइज होता है, एंड देयरफॉर आर्टिकल जो 352 है उसको डिक्लेयर करता है। साथ ही साथ आर्टिकल 359 होता है, उसको भी डिक्लेयर करता है ना। 359 में आपका जितना भी फंडामेंटल राइट्स है, जैसे आर्टिकल 14, 19, 21, 22, 20, ये सब कुछ कर्टेल हो जाता है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशियल ओवररीच एंड हैबिस कॉर्पस का एक इंपॉर्टेंट केस 1976 में यही इंटरनल डिस्टरबेंस के समय में आता है, जो है आपका एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केसेस, जिसको हम बहुत पॉपुलरली हैबिस कॉर्पस केस बोलता है। तो इसमें जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, वो भी इमरजेंसी प्रोविजन में वो फेस में वो लागू नहीं होता है। दैट वाज द जजमेंट जिसको जुडिशियल बाद में खुद से एक मेजर जुडिशियल ब्लंडर बोल के दे एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद ड्रैकोनियन लॉस जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत मैक्सिमम ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, दे वेर हेल्प, मतलब वो लोग को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में रख दिया था विदाउट ट्रायल।
और उसी के चलते आगे जाके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम एग्जाम में ऑफन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे फॉर्म पड़ता है। ठीक है, इतना याद आना है। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, जब आपका जनता पार्टी का गवर्नमेंट आता है, वो लोग क्या करता है, 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 को इंट्रोड्यूस करके जितना भी प्रोविजन जो आगे जाके यूसी 42nd को यूज़ करके जो मिसयूज़ हो सकता है, उसमें नेसेसरी चेंजेस वो लोग लेके आता है। जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस जो लिखा गया था 42nd में, उसको वो लोग आर्म रेवोल्यूशन बोल के लिखता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंशियल रूल इमरजेंसी प्रोविजन का जो डिक्लेरेशन होता है, उसमें भी एक लीगल फॉर्मेट के थ्रू एक रिटन एडवाइस ऑफ द एंटायर यूनियन कैबिनेट वो नया रूल इन प्लेस करता है। ठीक है, और साथ ही साथ दे एंश्योर कि irrespective of what type of suspension that might be, say it for the national emergency also, articles like 20 and 21 they should not be curtailed at any cost because it ensures protection and मतलब प्रोटेक्शन ऑफ द रेस्पेक्ट एज वेल एज ऑफेंस का जो लाइफ एंड पर्सनैलिटी लिबर्टी से होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ सीबीएसई उसको सब चैप्टर के अंदर में डाल दिया है। ठीक है, और मेंस में भी ये एक क्रिटिकल फॉर्म में आपको 42nd और 44 का कंपैरिजन पूछा जाने का चांसेस होता है। डन। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एनएसएस फेस्टिवल 2026 अंडरवे। सो करेंटली ए 5 day नॉर्थ ईस्ट एनएसएस फेस्टिवल ये आपका अरुणादय यूनिवर्सिटी जोलांग में अरुणाचल प्रदेश में होने वाला है, और ये आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट इन कोलैबोरेशन विद द एनएसएस रीजनल डायरेक्टर गुवाहाटी एंड स्टेट एनएसएस सेल के साथ इसको पार्टिसिपेट मतलब प्रोग्राम को इनिशिएट कर रहा है। सो ये प्रोग्राम में ओवर 320 एनएसएस वॉलंटियर्स फ्रॉम ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये प्रोग्राम को प्रिसाइड कर रहा है। ठीक है, और ये प्रोग्राम में द बेसिक की क्या रहेगा इंटरेक्शन का, यूथ का इंटरेक्शन, कल्चर का एक्सचेंज एंड लीडरशिप डेवलप एंड नेशनल इंटीग्रेशन इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, सो इसका इनागुरल प्रोग्राम्स में अरुणाचल प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर पासांग दोरजी सोना ही हैज़ ऑस्पिशियसली इनागुरेटेड दिस प्रोग्राम। एंड उसके बाद वो इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट कल्चरल असेसमेंट एंड अस्तलक्ष्मी यानी कि 8 नॉर्थ ईस्टर्न का ब्रदरहुड के बारे में उन्होंने कहा है कि वो किस तरह से एक नेशन बिल्ड में मदद करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम के लिए एनएसएस के बारे में हम पता करते हैं। सो रिमेंबर एनएसएस ये आपका 1969 में इसको 100 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी तब इसको फॉर्म किया है, ये आपको याद आना है। ठीक है, उसके बाद ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नॉट सेंट्रली स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ऐसा स्कीम जो 100% सेंटर का अंदर से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के अंदर में आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज स्टूडेंट्स आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशंस। दूसरा इसका मोटो क्या है, नॉट मी बट यू यानी कि सेल्फलेस सर्विस इसका मोटो है। ठीक है, तो ये करेंटली ये जो प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर में ऑल द 8 स्टेट जिसे हम अष्टलक्ष्मी बोलता है वो फेस्टिवल इसको मना रहा है। ठीक है, दूसरा सच टाइप ऑफ फेस्टिवल्स एंड इंटीग्रेशंस वो बेसिकली एक्ट इस पॉलिसी के अंदर में यूथ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट को एज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट नेशन बनाता है। ठीक है, सो जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में आप याद रखिएगा जोलांग अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, है ना। एग्जाम पर्सपेक्टिव में जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ द इंडिजिनियस कल्चर थ्रू सच प्रोग्राम, ये आपका आर्टिकल 51 ए का एफ में आता है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज पे, और वहाँ पे अपना ट्रेडिशनल कल्चर एंड रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना हमारा ड्यूटी बनता है। ठीक है, सो अष्टलक्ष्मी मीन्स आप समझ गया, अष्टलक्ष्मी वी आर 8 स्टेट जिसमें सिक्किम हमारा एक ब्रदर है ना, 7 एंड 1 ब्रदर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट में नॉर्थ ईस्ट से आपको क्या याद करना है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वो लोग 5th शेड्यूल में है एक्सेप्ट फॉर असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम जो 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस एंजॉय करता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ये आपका 1971 में एक नोडल रीजनल प्लानिंग बॉडी बोल के फॉर नॉर्थ ईस्ट बनाया गया है, जिसमें सिक्किम को 2002 में ऐड किया गया है, वो ईयर को याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद दूसरा चीज नॉर्थ ईस्टर्न से हम क्या जानेंगे, बेस्ड ऑन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर दीस आर दोज स्टेट जहाँ पे इनर लाइन परमिट रहता है, यानी कि किसी भी आउटसाइडर को यहाँ एंटर करने के लिए एक
ऑफिशियल परमिट लेना होता है, ठीक है। उसके बाद होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पूरा मेन लेन इंडिया से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है, विच इज अराउंड 22 किलोमीटर ड्राइव लेन इन द वेस्ट बंगाल। डन, वो भी आपको याद करना है। दूसरा, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कंप्लीटली ऑलमोस्ट 92% 98% बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर से वो कनेक्ट करता है। एंड वो नेशंस लाइक चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल उससे कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज वेरी मच ब्यूटीफुल नंबर्स ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड पीक, जैसे पटकाई बम, नागाबम, मिजो हिल्स, ये सब आपको एग्जाम के लिए याद करना है। गारो, कासी, जेंटियाल जो मेघालय प्लेट्यू किसके अंडर में आता है। दूसरा, हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक माउंटेन माउंट कंचनजंगा, वो भी अरुणाचल सिक्किम में नॉर्थ ईस्टर्न में है। उसके अलावा एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट सैंडस्टॉर्म केव जो है वो भी आपका मेघालय में है, जिसे हम क्रीम लिया ट्रे बोलता है, ठीक है। उसके बाद रिवर सिस्टम में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम माना जाता है। इसमें वेरियस ट्रिब्यूटरीज है, वो सब आपको पढ़ना होगा। दूसरा, ब्रह्मपुत्र रिवर से सबसे दुनिया का लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड बनता है, वो भी हमारा असम यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न में स्टेट में है। दूसरा, दुनिया का ओनली फ्लोटिंग लेक एंड फ्रेश वाटर लेक है ना, वो हमारा लोकटक लेक, वो भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुर में है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स लोग में जैसे काजीरंगा वन हॉर्न राइनो के लिए जाना जाता है। मानस, ये आपका गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉक के लिए जाना जाता है। नामदफा यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज के लिए जाना जाता है। उसके बाद पूरा 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ये सब लिख के रखा है। ये सब एग्जाम फॉर्मेट के लिए फैक्चुअल पॉइंट्स है और आपको जानना जरूरी है। उसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखें तो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी वो दिग्बोय असम में 1901 में था। दूसरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिक्किम इंडिया का पहला एंड ओनली स्टेट है जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक ईयर 2016 में डिक्लेयर किया गया है। Okay, and GI Tech में if we see around 85 plus of the products in the northeastern region already GI Tech में मिला है। जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, लकाडोंग टर्मरिक जो मेघालय में है, मुगा सिल्क असम का जो एंडेमिक है, किंग चिली राजा मिर्चा नागालैंड का, क्वीन पाइनएप्पल आपका त्रिपुरा का। ओके, कुछ कुछ एग्जांपल्स है होगा। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी में कालाडंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इंडिया को कोलकाता फोर्ट से, म्यांमार से, मिजोरम से कनेक्ट करेगा। उसके बाद इंडिया म्यांमार थाईलैंड का ट्राई लेटरल कनेक्शंस, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। उसके बाद पीपल एंड ट्राइब्स में आपको अरुणाचल में निशी, अपतानी, मिसमी, मोम्पा आदि ये सब ट्राइब देखता है। असम में बोरो, कार्बो, मिसिंग, दिमासा, ये सब। नागालैंड में कोन्याक, आओ, सुमी। मेघालय में कासी, गारो, जेंटियास। दूसरा सबसे यूनिक चीज, मेघालय में मैट्रिनियल सिस्टम होता है, यानी कि इनहेरिटेंस का जो पासेस होता है वो फीमेल का लाइन से जाता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द यूनिक चीज जो हमारे अस्थलक्ष्मी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद नाबार्ड कंडक्ट्स स्टेट क्रेडिट सेमिनार। Okay, so state credit seminar for the financial year 2026 से 27 तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम नबार्ड बोलता है, वो ईटानगर का डीके स्टेट कन्वेंशन ईटानगर में उन्होंने रखा है, ठीक है। तो इसका बेसिक पर्पस यही है कि वो पोटेंशियल बैंक क्रेडिट स्पेशली प्रायोरिटी सेक्टर्स होता है वो लोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप है, कितना फाइनेंशियल एसिड देता है, कितना देना है और कितना एक ऑडिट बजट बना सकता है, वो सेमिनार रखा गया है, ठीक है। सो जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ऑलरेडी क्रेडिट टारगेट किया गया है अराउंड 2215 करोड़ फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश। हाउएवर वेरियस डेफिसिट चैलेंजेस पेश कर रहा है, जिसके वजह से एक्चुअल रियलिस्टिक पोटेंशियल ऑफ 1071.17 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 to 2027 ही दिया, मतलब पाया जा रहा है फॉर द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो ऑफिशियल फ्रॉम द रिजर्व बैंक एंड नाबार्ड ये नोट किया गया है कि मैक्सिमम जैसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स में फाइनेंसिंग हाई हो रहा है, लेकिन अभी भी अरुणाचल प्रदेश का जो क्रेडिट एग्रीकल्चर क्रेडिट लाइन है उसमें जो फाइनेंशियल असेसमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है वो बहुत लो है, ठीक है। डन। तो उसके अलावा
इसमें एक टॉपिक बताया गया है अबाउट द लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम जो होता है उसको आरबीआई 1969 में बेस्ड ऑन द गडगिल फील्ड का जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर में किया गया है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाला जाता है बैंक के ऊपर में, ताकि वो एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड बैंकिंग डेवलपमेंट दे सके फॉर डिस्ट्रिक्ट फेवरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। उसके बाद लेट्स सी अबाउट नबार्ड। नबार्ड बी शिवरामन कमेटी का रिकमेंडेशन के बेस पे नबार्ड एक्ट ऑफ 1981 ये आरबीआई का एग्रीकल्चर रिलेटेड यानी कि स्मॉल स्केल रूरल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये ब्रांच को एक नॉन मॉनिटरी सेक्शंस के अंदर में फॉर्म किया है। तो ये आपका ईयर 12 जुलाई 1982 में फॉर्म हुआ है। ठीक है। तो इसमें जितना भी फाइनेंशियल असेसमेंट स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए इसी के थ्रू से जाया जाता है। तो इसमें प्रायोरिटी लेंडिंग जो सेक्टर लेंडिंग्स होता है स्पेशली एग्रीकल्चर को रिलेटेड उसका पूरा डिटेल एंड उसका जो क्रिटिकल पॉलिसीज होता है वो आपका नबार्ड के थ्रू आता है। सो एज ऑफ नाउ नबार्ड के अंदर में किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वो इन द ईयर 1998 में बनाया गया है, जहां में शॉर्ट टर्म क्रेडिट फार्मर्स को कल्टीवेशन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए दिया जाता है। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में डाला है। ये एक ऐसा बीमा योजना है जहां में क्रॉप इंश्योरेंस रखा जाता है। कोई भी क्रॉप खराब हो जाएगा तो इतना एश्योर किया जाता है कि फार्मर को उसका असेसमेंट दिया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। सो एमसीक्यू में कंसिडर एनएसएस के बारे में पूछा है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं, सेंट्रली नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर। देखो कभी कभी ये लैंग्वेज भी गलत होता है ना, ध्यान दीजिए, सेंट्रल सेक्टर। ठीक है। तो 1969 में तो हुआ है 1969 में, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर नहीं, सेंटर सेक्टर स्पॉन्सर है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद इसका मोटो क्या है, नॉट मी बट यू, ये सही है। तो ऑप्शन में सिर्फ ये सही। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिक्स शेड्यूल में कौन नहीं है, तो ऑलरेडी हमको पता है सिक्स शेड्यूल में असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा ये है। ठीक है। सो नागालैंड नहीं है। तो ऑप्शन आपको पूछा है कौन नहीं है, नॉट कवर्ड, तो इसलिए हम मारेंगे नागालैंड को, ऑप्शन सी। डन। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग क्रेडिट यानी कि क्रेडिट लाइन मतलब रूरल क्रेडिट आर्किटेक्चर से। तो इसमें पहला क्वेश्चन वो पूछा है, पोटेंशियली लिंक क्रेडिट प्लान्स आर ड्राफ्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय द आरबीआई नहीं। जहां एग्रीकल्चर से क्रेडिट प्लान्स होता है वो हमेशा नाबार्ड के थ्रू ही आता है। ठीक है, नाबार्ड के थ्रू आके वो आरबीआई में जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन नाबार्ड के थ्रू, तो ये गलत हुआ। The lead bank scheme assigns specific commercial banks to coordinate institutional credit planning within a design district. Yes, this is true. So option होता है सिर्फ ये। Done. उसके बाद लैंडमार्क। Landmark 44 Constitutional Amendment Act of 1978 introduced which of the following safeguards to prevent the misuse of national emergency provision यानी कि आर्टिकल 352। तो it replaced the term internal disturbance with the armed rebellion, ये सही है। President upon the written recommendation of union, ये भी सही। Fundamental rights 20, 22, 21 they cannot be suspended, है ना, so ये सही है। डन। तो ऐसा क्वेश्चन तो एपीएसएस का क्वेश्चन होता है, ट्राई कीजिएगा। ओके। उसके बाद मेंस लेवल में आपका कंपैरिजन 42nd एंड 44 जो होता है वो दोनों का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कि डिस्पाइट centrally target credit flow to the agriculture sectors in northeastern India still एक bottleneck मतलब कंडीशन हो रहा है। तो इसमें क्या क्या पोटेंशियल असेसमेंट कर सकता है, किस तरह से ये जो बोटलनेक सिचुएशन है उसको हम ठीक कर सकता है, ये पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम ए न्यू ड्रीम, सीएस लुइस। ठीक है। आप कहीं भी कभी भी कुछ भी शुरू कर सकता है इफ योर डिटर्मिनेशन इज राइट। ओके, सो विद दिस concept, my dear student, keep studying and let's keep following the news. Thank you.